जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों की। इससे पहले हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, पार्ट 4 में है, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो है आर्टिकल 36 से 51 तक, क्योंकि आर्टिकल 12 टू 35 कहाँ आ रहे थे? ये आ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में, और नीति निर्देशक तत्वों में आ रहे हैं 36 से 51 आर्टिकल्स तक। इसमें इसका वर्णन किया गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो नीति निर्देशक तत्व है उसको कुछ भागों में बांटा गया है। पहले हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुरक्षा या आर्थिक संबंधी जो भी निर्देशक तत्व है वो कौन कौन से हैं जिनसे देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा और नागरिकों को फायदा होगा। नंबर 1 है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, मतलब उनको जीवन जीने के लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता होगी वो बिना किसी भेदभाव के राज्य द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सेकंड है राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। थर्ड है राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, बल्कि वो निचले स्तर पर भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। फोर्थ है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किसमें है। फिफ्थ है राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों के सुकुमार अवस्था का कहीं भी दुरुपयोग नहीं होने देगा। इसका मतलब है कहीं भी उनका शोषण नहीं होगा। सिक्स्थ है मूल संविधान में कहा गया है कि राज्य बच्चों युवकों के शोषण से तथा भौतिक और नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। इसी प्रकार से जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसे भी संशोधित कर दिया गया। राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और उनका कहीं भी शोषण नहीं किया जाएगा। ये निर्देश दिए गए हैं व्यक्तियों के लिए ताकि राज्य ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवा सके। नेक्स्ट है राज्य के द्वारा आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास किया जाएगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार उनको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, एजुकेशन मिले, और उनको अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या वो एजेड हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, या और भी किसी प्रकार की अगर नागरिकों को समस्या होती है तो राज्य उनको सहायता प्राप्त देगा या उनको प्रदान करेगा। 8th है राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपने जो अनुकूल अवस्थाएं हैं उनमें ही कार्य करना पड़े और परेशानियां न हो। 9th है कि राज्य इस बात की भी कोशिश करेगा कि कृषि और उद्योग में जितने भी श्रमिक लगे हुए हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो मिल सके और अवकाश भी प्राप्त हो सके। 10th है राज्य का ये कर्तव्य होगा कि गाँवों में व्यवस्थित और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाए। 11th है वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का दायित्व होगा, और अगर कृषि क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल होती है तो उन्हें उस राज्य में अप्लाई करेगा। 12th है राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और उसके दिशा में जो भी कार्य होंगे वो करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कुछ और जोड़ा गया है जिसमें 13वां संशोधन है राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर और न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना और अन्य किसी प्रकार से समाज का जो कमजोर वर्ग है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इस प्रकार से इसे जोड़ा गया है। 14th है राज्य उचित व्यवस्थापन का अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी या उनका जो शेयर होता है उसके लिए प्रयास करेगा। इस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में राज्य को क्या क्या कार्य करने हैं, पॉजिटिव वे में वो क्या क्या करेगा, ये चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट है सामाजिक हित से संबंधित या सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड कौन कौन से निर्देशक तत्व है। नंबर 1 है राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगा
और इसके लिए जो भी कार्य होंगे जैसे मादक द्रव्य वगैरह इन पर प्रतिबंध वो लगाएगा। सेकंड है राज्य जनता के दुर्बल अंगों विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति है इनसे संबंधित जो भी कार्य होगा चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो या कोई और तो वो भी वो करेगा। थर्ड है न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र से संबंधित निर्देश कौन कौन से हैं। इसमें है कि भारत में जो भी कार्य वो नागरिकों की भलाई के लिए राज्य को करने हैं वो करेगा। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था वो प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता इसकी भी वो बात करेगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए राज्य जो भी हर संभव कदम होगा वो उठाएगा। थर्ड है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मूल अधिकार के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा जो कि कर दी गई है वर्तमान में। फोर्थ है प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के लिए भी कार्य करेगा। इसके अलावा फोर्थ बताया गया है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। इन तत्वों के द्वारा प्राचीन स्मारकों कलात्मक जो महत्व के स्थान होते हैं जैसे घूमने की जगह होती है फोर्ट्स होते हैं यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए इसको बढ़ाने के लिए वे राज्य कार्य करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार के लिए प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से राज्य इन क्षेत्रों में कार्य करेगा। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन कौन से निर्देशक तत्व है। इसमें नंबर 1 है राज्य इन आदर्शों को लेकर चलेगा, मतलब अगर वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार करता है तो वो इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए करेगा। पहला तो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए वो कार्य करेगा, किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा अनावश्यक रूप से। वह है राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। सह राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी अगर झगड़े होते हैं तो उनको मीडिएटर बनकर सुलझाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से निर्देशक तत्वों में कौन कौन से बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे निर्देशक तत्व बताए गए हैं। अब बात आती है निर्देशक तत्वों की आलोचना की कि निर्देशक तत्वों में क्या क्या कमियां रही। नंबर 1 तो है कि वैधानिक शक्ति का अभाव रहा है। वैधानिक शक्ति का अभाव उससे तात्पर्य है कि अगर मूल अधिकारों का पालन नहीं किया जाता या मूल अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, लेकिन निर्देशक तत्वों के लिए आप नहीं जा सकते। सेकंड है निर्देशक तत्व काल्पनिक है, आदर्श मात्र है, मतलब ये राज्यों को निर्देश है कि राज्यों को ऐसा करना होगा, लेकिन राज्य ऐसा करे ये आवश्यक नहीं है। थर्ड है एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक है कि किसी भी संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांत वास्तव में प्राप्त होना संभव नहीं है। फोर्थ है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की समस्या भी यहाँ पर रहती है। संवैधानिक गतिरोध से तात्पर्य होता है कि कई बार इन निर्देशक तत्वों की पालना में संविधान में कुछ चीज़ें और लिखी हुई है, राज्यों को निर्देश कुछ और मिले हुए हैं, तो अनेक समस्याएं यहाँ पर जन्म ले लेती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है, मतलब इसको पालन कराने के लिए जनता हमेशा लगी रहती है। सेकंड है नैतिक आदर्शों के रूप में भी इनका महत्व है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, दया रखते हैं, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ऐसा कहीं भी आपके संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि आपको ऐसा करना ही होगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। इसी प्रकार से निर्देशक तत्व भी नैतिक आदर्श है। थर्ड है शासन के मूल्यांकन का आधार है कि राज्य इनमें से कितने कार्यों को करता है या कितने कार्यों को नहीं करता। इसके आधार पर हम ये जज करते हैं कि वास्तव में वो राज्य लोक कल्याणकारी है या नहीं है। फोर्थ है सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन भी है। इनको अगर कोई देश करता है, कोई राज्य पूरे करता है, तो उस राज्य देश की प्रगति भी उतनी ही अधिक होती जाती है।
संविधान की व्याख्या में भी ये सहायक है। संविधान की व्याख्या से तात्पर्य है अगर संविधान में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है किसी आर्टिकल को समझने में, तो हम निर्देशक तत्वों को देखते हैं कि संविधान निर्माता राज्यों से क्या चाहते थे। 6 है, कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। निर्देशक तत्वों के पक्ष में एक ये बात स्पष्ट कही जा सकती है कि इनका दुरुपयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये राज्यों के लिए एक सकारात्मक निर्देश है। इसमें गांधीवादी आदर्शों को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। इस प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों के लिए अत्यंत महत्व वाले हैं। कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि राज्य में जो मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकार किस में थे? भाग 3 में थे, और नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है। मूल अधिकारों में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आ रहे थे? ये आ रहे थे आपके 12 से लेकर 35 तक, और नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ से आ रहे हैं? आर्टिकल 36 से आपके प्रारंभ हो रहे हैं और 51 तक इसमें आते हैं। मूल अधिकार है वो नेगेटिव है और जो निर्देशक तत्व है वो पॉजिटिव है, इसलिए आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।